नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंजाम देने के अंतर्गत दुनिया के 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दक्षिण कोरिया में एकत्रित हुए हैं। वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है और इस पर भारत का क्या रुख है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद देखेंगे कि वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है और संधि में किस तरह की बातें शामिल हो सकती हैं। इसके बाद भारत के रुख को भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस तरह की संधि पर क्या रुख रखता है या प्लास्टिक की प्रदूषण के अंतर्गत भारत का क्या दृष्टिकोण है, उसकी अप्रोच को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके पर्यावरण संबंधी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। और नोएडा में कहां पर होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। साथ ही आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9311406440। नंबर क्या है? 9311406440। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एक फॉर्म भर सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच शुरू होने वाले हैं, जो कि हिंदी माध्यम के आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स और इंग्लिश माध्यम का आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स है। जैसे नोएडा में हिंदी माध्यम का आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 9 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम का भी आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका जो टाइमिंग है वो रहेगी शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से हमारी लखनऊ शाखा में भी हिंदी और इंग्लिश माध्यम के आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होने वाले हैं। इनकी तारीख को भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे लखनऊ में हिंदी माध्यम का आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ शाखा में इंग्लिश माध्यम का भी जीएस फाउंडेशन बैच 29 नवंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। जिस प्रकार से हिंदी माध्यम का प्रारंभ 29 नवंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, उसी प्रकार से ये बैच भी 29 नवंबर से ही प्रारंभ हो रहा है, और जिसकी समय रहेगा 11:30 बजे सुबह। इसके अलावा जयपुर शाखा में भी आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 27 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय है सुबह 11 बजे। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपनी खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है और प्लास्टिक प्रदूषण के कारण होने वाला जो समुद्री प्रदूषण है, वो वर्तमान में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, और इसलिए एक वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ ऐसे कारण उभर गए हैं और इसी संधि को, एक वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंजाम देने के अंतर्गत ही दुनिया के 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधि कोरिया गणराज्य के बुसान में एकत्रित हुए हैं। और ये कब से एकत्रित हो रहे हैं? 25 नवंबर 2024 से ये पूरी, आप कह सकते हैं, ये बातचीत प्रारंभ होने वाली है बुसान में, ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक नई कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को अंजाम दिया जा सके। इसका वही उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, और इस प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के अंतर्गत समुद्री प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। यानी समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना और संधि को अंतिम रूप देना ही इस पूरी बैठक का उद्देश्य रहेगा। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2022 से शुरू होती है, जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा 2022 में एक बातचीत
शुरू की गई थी और ये बातचीत अब अपने फाइनल और 5वें दौर में पहुंच चुकी है, जो कि बुसान शहर में होने वाली है। और यूएनईए यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का लक्ष्य यही है कि वर्ष 2024 के अंत तक इस संधि को अंतिम रूप दे दिया जाए और इसी कारण से ये बैठक हो रही है। अब ये संधि की आवश्यकता क्यों है? इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि दुनिया भर में प्लास्टिक का जो उत्पादन है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक के उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार से हैं कि वार्षिक वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 2000 में जहां 234 मिलियन टन था, वहीं ये वर्ष 2019 में दोगुना, लगभग दोगुना होकर के 460 मीट्रिक टन हो गया है, एक अध्ययन के अनुसार। इसके अलावा इस पूरे उत्पादन में जो सबसे अधिक हिस्सेदारी है वो एशिया महाद्वीप की लगभग सबसे ज्यादा है, क्योंकि एशिया महाद्वीप लगभग 50% प्लास्टिक का उत्पादन करता है और उसके बाद दूसरा स्थान आता है उत्तरी अमेरिका का, जो कि 19% प्लास्टिक का उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पर यूरोपीय महाद्वीप है, जो कि 15% प्लास्टिक का उत्पादन करता है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें 38 देश हैं और जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसका भी एक अनुमान है और इसका अनुमान यह है कि वर्ष 2040 तक जो प्लास्टिक का उत्पादन है ये 700 मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत भयावह स्थिति को प्रकट करता है। इसके अलावा जो हमारा अपशिष्ट उत्पादन है और जो प्लास्टिक के अपघटन की दर है वो भी बेहद चिंता का विषय है और इसके बारे में भी कुछ खतरनाक भयावह आंकड़े हैं। जैसे प्रतिवर्ष जो 400 लगभग 400 मीट्रिक टन, इसमें अलग-अलग आंकड़ा प्रस्तुत होता रहता है। जैसे वर्ष 2019 का आंकड़ा ये है कि वार्षिक तौर पर 460 मीट्रिक टन हमारा उत्पादन प्लास्टिक का हुआ है, लेकिन कई अध्ययन ये बता रहे हैं कि वर्तमान में जो है वो औसतन रूप में जो प्रतिवर्ष उत्पादन है प्लास्टिक का वो 400 मीट्रिक टन के आसपास है। इसी के आधार पर ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा अगर उत्पन्न होता है तो इसके वर्ष 2050 तक 62% बढ़ने की उम्मीद है और ये आंकड़ा दिया है द लैंसेट की वर्ष 2023 की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में, जो कहती है कि प्लास्टिक के अपघटन में 20 से 500 वर्ष लगते हैं और 10% से भी कम इसका पुनर्चक्रण किया जाता है, इसको रिसाइकल्ड किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर प्लास्टिक के अपघटन में, उसके डिकम्पोजिशन में 20 से 500 वर्ष लगते हैं और उसको रिसाइकिल भी बहुत कम किया जाता है, केवल 10% ही हिस्सा उसका रिसाइकिल किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो पर्यावरण में किसी न किसी रूप में मौजूद है, जो कि न केवल मानव जीवन के लिए बस बल्कि प्राणियों के, अन्य प्राणियों के जीवन के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहद ज्यादा नुकसानदेह है। इससे संबंधित ये कुछ आंकड़े हैं। पर्यावरणीय रिसाव भी प्लास्टिक का होता है, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में, नैनो प्लास्टिक के रूप में। जैसे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पर्यावरण में, विशेषकर नदियों और महासागरों में रिसता है। प्लास्टिक हानिकारक माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में विघटित हो जाता है और विघटन विघटन होने के बाद हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके अंतर्गत भी बेहद ज्यादा हानिकारक सिद्ध होता है। तो इसके कारण भी प्लास्टिक पर नियंत्रण की आवश्यकता है। साथ ही मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए, प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक है। प्लास्टिक में मौजूद जो रसायन है वो अंतःस्रावी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कैंसर, मधुमेह यानी डायबिटीज और प्रजनन संबंधी विकार इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रभावों में तंत्रिका विकास संबंधी हानि के साथ साथ समुद्री और स्थलीय प्रजातियों के लिए भी कई तरह के जोखिम उत्पन्न होते हैं और इस तरह की मानवीय स्वास्थ्य, प्राणी स्वास्थ्य के अंतर्गत और पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के कारण अगर प्लास्टिक एक बहुत खतरनाक चीज है, तो इस पर नियंत्रण की निश्चित रूप से आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक वैश्विक प्लास्टिक संधि होनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक के बारे में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि ये जलवायु परिवर्तन की समस्या में भी लगातार योगदान दे रहा है और जलवायु परिवर्तन की समस्या में योगदान इस प्रकार से दे रहा है कि लगातार प्लास्टिक के उत्पादन में हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं और जीवाश्म ईंधन वो चीज है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता है, जो अंततः ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वर्ष 2020 में प्लास्टिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन के 3.6% के लिए जिम्मेदार है
और इसमें से जो 90% उत्सर्जन है वो अलग अलग तरह का जो प्लास्टिक का उत्पादन होता है और उस उत्पादन में जो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग होता है उसके कारण उत्पन्न हुआ है। यानी प्लास्टिक के उत्पादन में जब हम जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करता है तो वो अंततः ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में योगदान देता है और जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के अंतर्गत 3.6% की हिस्सेदारी रखता है। शेष जो इस 90% उत्सर्जन उत्पादन जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा जो 10% है वो अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन में भी प्लास्टिक का योगदान है, क्योंकि हम बहुत बड़ी स्तर पर प्लास्टिक के उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों का भी प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के प्रबंधन में भी हमारी कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि अंततः ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में योगदान देती है। तो उत्पादन से लेकर उत्सर्जन तक की प्रक्रिया को अगर हम ध्यान में रखें तो 2050 तक 20% तक ये योगदान बढ़ सकता है कि जो प्लास्टिक है वो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 20% का योगदान दे सकती है। ऐसी एक स्टडी किसके द्वारा की गई है? लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा की गई है, अमेरिका के। इसी प्रकार से अगर हम भारत के योगदान की बात करें, भारत के प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, तो भारत वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में 20% का योगदान देता है और 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित, एक तरह से आप कह सकते हैं 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक का कहीं ना कहीं उत्पादन होता है, अगर हम अलग अलग स्तरों को ध्यान में रखें, जो कि नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों से भी ऊपर की स्थिति है। इसलिए प्लास्टिक जैसी चीजों पर या प्लास्टिक के उत्पादन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, उस पर एक नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लास्टिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, जलवायु परिवर्तन की समस्या को जन्म देने के अंतर्गत भी इसका योगदान है, जिससे एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि एक व्यापक वैश्विक प्रतिक्रिया की इसके अंतर्गत आवश्यकता है। और इसीलिए वैश्विक प्लास्टिक संधि की बात हो रही है, जिसके माध्यम से एक ऐसी संधि अपनाई जाए जो कानूनी रूप से प्लास्टिक पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो बुसान में जो बैठक चल रही है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं आ सकती हैं उस पर एक बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि उसमें समस्याएं भी किस तरह की आएंगी। तो बुसान में मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर नियमों के एक सेट को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, यानी प्लास्टिक पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियमों का, सामान्य नियमों का एक सेट तैयार किया जाए, एक सेट ऑफ ड्राफ्ट तैयार किया जाए, प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर के उसकी रिसाइकलिंग और अंतिम निपटान के स्तर तक, ताकि जहां भी जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग होता है, यानी जीवाश्म ईंधन जो कि प्लास्टिक के उत्पादन में प्रारंभिक भूमिका निभाते हैं और फिर उसके मध्यम चरण और अंतिम चरण तक, यानी पूरे उसकी एक लाइफ साइकिल में जहां भी प्लास्टिक के निर्माण के अंतर्गत, प्लास्टिक के प्रोसेस के अंतर्गत, उसके निपटान के अंतर्गत जहां भी प्लास्टिक प्रदूषण होता है, उस समस्या को संबोधित किया जाए, उस समस्या का समाधान किया जाए। विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक, साथ ही प्लास्टिक उत्पाद और रासायनिक योजकों यानी केमिकल एडिटिव्स पर भी एक प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कुछ प्रकार के जो प्लास्टिक है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, उन पर बैन लगाया जा सकता है इस संधि के अंतर्गत, और साथ ही प्लास्टिक से संबंधित कुछ उत्पादों पर भी प्रतिबंध स्थापित किया जा सकता है बुसान में होने वाली जो बैठक है, जो कि वैश्विक प्लास्टिक संधि अपना सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक के पुनर्चक्रण यानी उसकी रिसाइकलिंग और उपभोक्ता वस्तुओं में जो पुनर्चक्रित सामग्री जो प्लास्टिक से संबंधित है उसके उपयोग के लिए भी कुछ बाध्यकारी लक्ष्य अपनाए जा सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे वैश्विक प्लास्टिक संधि के अंतर्गत आ सकती हैं। इसी प्रकार से न्याय संगत परिवर्तन पर भी विचार हो रहा है। यानी अगर हम कई तरह के उत्पादों पर जो प्लास्टिक से संबंधित है उस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, या आप ये मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण स्थापित किया है, उसी प्रकार से अगर वैश्विक स्तर पर कई तरह के उत्पादों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो ऐसा संभव है कि जो इसके उत्पादन से, इसकी रिसाइकलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आजीविका का संकट उत्पन्न हो, उनका रोजगार जाए। तो इसलिए जो ये ट्रांजिशन होना चाहिए, जो संक्रमण होना चाहिए प्लास्टिक उत्पादन से दूसरी व्यवस्थाओं की तरफ, ये जस्ट होना चाहिए। यानी उन लोगों को भी किसी न किसी तरह की मदद प्रदान की जानी चाहिए, उन समुदायों को मदद प्रदान की जानी चाहिए जो उस तरह के ट्रांजिशन से प्रभावित होंगे। प्लास्टिक उत्पादन में कमी
या कुछ वस्तुओं के उन्मूलन से जो प्रभावित श्रमिक समुदाय हैं, जो अन्य समुदाय हैं जिनकी आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनके लिए जो वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था है उसको भी खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो परिवर्तन है ये न्याय संगत हो, जस्ट परिवर्तन हो। इससे संबंधित कुछ विवादास्पद मुद्दे भी हैं, यानी जो संधि अपनाई जाएगी उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अलग अलग देशों में एक सहमति का अभाव दिखाई देने को मिलता है। जैसे जो प्लास्टिक का उत्पादन है उस पर अगर कैप लगाई जाती है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो उसकी सीमा क्या होगी, उसका दायरा क्या होगा, इस पर एक महत्वपूर्ण मतभेद है। प्लास्टिक उत्पादन की सीमा तय करने पर मतभेद है, जैसे और सऊदी अरब के साथ साथ ईरान, रूस, कजाकिस्तान, भारत, इजिप्ट यानी मिस्र और अन्य देश उत्पादन सीमा की तुलना में जो इनोवेटिव अपशिष्ट प्रबंधन है, प्लास्टिक से संबंधित जो नवाचारी अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है और जो सतत प्लास्टिक उपयोग है, उसके प्रयोग को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। इसी प्रकार से जो रवांडा, इसके विपरीत यानी इस पक्ष के विपरीत रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ महत्वाकांक्षी प्रतिबंधों की वकालत करते हैं। जैसे रवांडा ने ये कहा है कि 2025 को आधार बनाते हुए 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण में 40% की कटौती रखी जानी चाहिए, इस लक्ष्य को अपनाया जाना चाहिए। तो हमें एक मतभेद की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से इन सभी परिवर्तनों को लाने के लिए जो फंडिंग की आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या तंत्र स्थापित किया जाएगा, वित्त पोषण से संबंधी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, संसाधनों को किस प्रकार से जुटाया जाएगा, इस पर भी एक मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एक मसौदा जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है, यानी जो मसौदा पार्ट है, उसमें संधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निजी वित्त पोषण यानी प्राइवेट फंडिंग और साथ ही गवर्नमेंट फंडिंग और प्राइवेट फंडिंग का एक समायोजन, उनका एक कोऑर्डिनेशन, एक उनका समन्वय को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी यूएनईपी ये कह रहे हैं कि इस तरह के उद्देश्यों को, प्लास्टिक पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि में जो हम टारगेट सेट करेंगे, उस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न केवल प्राइवेट फंडिंग की आवश्यकता होगी, बल्कि सार्वजनिक और निजी निवेश के समन्वय की भी आवश्यकता होगी। तो वित्तीय तंत्र भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत का क्या रुख है? एक तो भारत किसी भी तरह के जो बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, उनके उत्पादन पर प्रतिबंधों का विरोध करता है, उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। आप जानते हैं कि बहुलक क्या है? बहुलक, अगर आप प्राकृतिक बहुलकों की बात करते हैं तो उसमें रेशम, ऊन और जैसे प्रोटीन, जैसे डीएनए आ जाता है। और अगर आप कृत्रिम बहुलकों की बात करते हैं, पॉलीमर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसी चीजें आती हैं। तो भारत पॉलीमर्स के उत्पादन पर प्रतिबंधों का विरोध करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत की जो हित है उसको नकारने का एक तरह से उसके भारत के हितों पर नकारात्मक असर डालेगा। तो भारत पॉलीमर उत्पादन पर प्रतिबंधों का विरोध करता है, लेकिन भारत संधि के प्रावधानों में वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को विशिष्ट रूप से शामिल करने की वकालत करता है। भारत कहता है कि अगर आप इस तरह के ट्रांजिशन को लाना चाहते हैं, इस तरह के संक्रमण को लाना चाहते हैं, यानी कई तरह के प्रतिबंधों को स्थापित करना चाहते हैं, प्लास्टिक मुक्त विश्व के लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि विकासशील देश और कम विकसित देशों को बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह के परिवर्तनों को लाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो प्रौद्योगिकी केवल विकसित देशों के पास है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के पास है। तो बहुत बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो विकसित देशों से विकासशील देश और कम विकसित देशों की तरफ होगा। तो इस तरह की संधि में फंडिंग मैकेनिज्म के साथ साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित बातों को भी शामिल करना चाहिए, साथ ही तकनीकी सहायता जैसे मुद्दों को शामिल करना चाहिए। ये भारत का दृष्टिकोण है। साथ ही भारत कहता है कि प्लास्टिक उत्पादन में जो हानिकारक रसायन है, उनका विनियमन यानी उनका रेगुलेशन वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होना चाहिए। वो केवल एक ऊपरी सतही बातों पर ही आधारित नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो रसायन है, हानिकारक रसायन, इनके घरेलू विनियमन यानी डोमेस्टिक रेगुलेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अलग अलग देश अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर इनको रेगुलेट करे, इस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए किसी भी प्रकार की वैश्विक प्लास्टिक संधि में।
भारत ने वर्ष 2022 में आप जानते हैं कि 19 श्रेणियों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण लगा दिया था 19 श्रेणियों में। तो ये भारत की एक महत्वपूर्ण पहल थी। तो भारत का सीधे तौर पर कहना है कि अंतिम संधि में कोई भी अगर संधि अपनाई जाएगी तो उसमें चरणबद्ध तरीके से कुछ प्लास्टिक वस्तुओं को शामिल करने के मुद्दे पर जो निर्णय होगा वो व्यावहारिक होना चाहिए और इसके अलावा राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही विनियमन यानी रेगुलेशन राष्ट्रीय स्तर पर ही होना चाहिए। ये भारत का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, रुख है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक और सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की जो आवश्यकताएं हैं उनका आकलन ठीक तरीके से किया जाना चाहिए और उसी आकलन के आधार पर एक फंडिंग मैकेनिज्म को भी स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो विकसित देशों से विकासशील देशों को चाहे वो फंड का ट्रांसफर हो, चाहे तकनीकी सहायता का ट्रांसफर हो, चाहे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से, सहज तरीके से हो सके। ये भारत का प्रमुख दृष्टिकोण। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता में पॉलीमर्स के उत्पादन से संबंधित प्रतिबंधों पर भारत का रुख क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, भारत पॉलीमर उत्पादन पर वैश्विक प्रतिबंधों का समर्थन करता है। भारत का पॉलीमर उत्पादन पर कोई रुख ही नहीं है। भारत पॉलीमर उत्पादन में क्रमिक कमी का समर्थन करता है। और ऑप्शन डी है, भारत पॉलीमर उत्पादन पर किसी भी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है। पॉलीमर उत्पादन पर किसी भी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।